नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। एक माँ बाप की उम्मीदें उस समय टूट गई जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेटी के साथ हुई दरिंदगी के आरोपियों को बरी कर दिया। 11 साल की लंबी लड़ाई लड़ते हुए भी वह अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला सके। इसी क्रम में उत्तराखंड में क्या है बेटियों के इंसाफ की स्थिति, क्या बेटियों की स्थिति है, क्यों जो उनके साथ ऐसे दरिंदगी के मामले सामने आ रहे हैं, क्यों उनके आरोपियों को सज़ा नहीं दिला पा रहे और क्या कुछ वजह रही है कि उनके आरोपियों को जो है बरी कर दिया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूकेडी नेता श्री प्रसाद सेमवाल, जिनसे हम जानेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है समय साक्ष्य में। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको यही पता होगा कि किस प्रकार से जो है 11 साल पहले जो मामला उजागर हुआ था, किरण एक जिनके साथ दुष्कर्म हुआ था, बिल्कुल निर्भया कांड जैसा उनके साथ हालत की गई थी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं कैसे देखते हैं आप इस कानून व्यवस्था को कि 11 साल की लड़ाई एक माँ बाप हार गए? दरअसल ये हमारी कानून व्यवस्था की भी कमजोरी है कि कानून में जो हमारे न्यायाधीश हैं वो ये नहीं देखते हैं कि किसी मामले में न्याय हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। वो बेसिकली जस्ट रेफरी की तरह काम करते हैं कि किसने कितने, आप जैसे आप मुक्केबाज दो लोग रिंग में लड़ रहे हैं, पक्ष विपक्ष दो लोग, और उसमें किसके नंबर ज़्यादा हैं उस हिसाब से वो लोग निर्णय देते हैं। किसने कितने सबूत दिए, किसने कितने क्रॉस करवाए, किसने कितना तर्क दिया, उस हिसाब से जो है। और इसमें क्या होता है कि कई बार जो कुतर्क करने वाले लोग होते हैं, जो धन बल वाले लोग होते हैं, वो पहुँच वाले लोगों को हायर करके और ज़्यादा बेहतरीन वकील लोगों को हायर करके जो है ये केस जीत जाते हैं। कई बार इसी तरीके से अपराधी भी छूट जाते हैं, जो निरपराध हैं उनको सज़ा भी हो जाती है। ये किरण हत्याकांड वाला ऐसे ही केस है कि जहाँ पे जो बिना पहुंच वाले, जिनकी बड़ी हायर जो है जुडिशरी तक पहुंच नहीं है, बड़े वकीलों तक अपनी पहुंच नहीं है, उनके कारण कमज़ोर पैरवी के चलते भी जो है ये केस वो हार गए। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो है उसमें फांसी की सज़ा बरकरार रखी थी, लोअर कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा दी थी, सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी पैरवी को कायम नहीं रख पाए। और ये अपने आप में सिर्फ न्याय व्यवस्था पर सवाल नहीं है, क्योंकि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो कई बार ये नहीं देखती कि न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सिर्फ रेफरी की तरह काम करती है। इसका खामियाजा किरण को भुगतना पड़ा। जिस प्रकार से देखा जाए कि उत्तराखंड में पहाड़ के लोग जो वो देहरादून या मैदानी क्षेत्रों में काम के लिए आते हैं, मैदानी क्षेत्रों के जो लोग हैं कई बार बाहर काम करने जाते हैं, किरण भी उनमें से एक ही थी। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के जो लोग हैं बाहर काम करने जा रही जो बेटियां हैं कितनी सुरक्षित है, या देहरादून के पहाड़ी क्षेत्रों में जो काम करने आ रही हैं, पहाड़ी क्षेत्रों से जो काम करने आ रही है, वह कितनी सुरक्षित है? देखो, इसमें ऐसा है कि जो भी इस तरीके के संघ हैं, संस्थाएं हैं, जहाँ पर विवाह की संस्था की मंजूरी नहीं है, उस संघ में या उस संस्था में रहने के लिए आपको अविवाहित होना जरूरी है। तो जहाँ भी इस तरीके की बाध्यताएं हैं, चाहे विदेशों में या चाहे दूसरे संघों में है, जिस धर्मों में इस तरीके का प्रचलन है, वहाँ पे इस तरीके की यौन उत्पीड़न के अपराध जन्म लेते ही लेते हैं। और आप देखते होंगे कि भाजपा में जिस तरीके से ये चलन बढ़ा है, जब से आप लगा लो कि जब से भाजपा की यहाँ पे गवर्नमेंट है, तब से यौन उत्पीड़न के कितने मामले आए हैं। भाजपा के जो विधायक हैं उन पे ही महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के तमाम मामले हैं। भाजपा के जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन पे भाजपा के ही कार्यकर्तियों से, भाजपा की अपने कार्यालय के स्टाफ के लोगों के साथ यौन उत्पीड़न के तमाम मामले हैं। उन तमाम मामलों में और कहीं ना कहीं इस तरीके के संघ और संस्थाएं भाजपा में भी हैं, और उनके जो बड़े नेता हैं वो यौन उत्पीड़न के और तमाम किस्सों में संलिप्त हैं, और उनकी संलिप्तता कई बार चर्चा का विषय भी रही है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि भाजपा का जो ओवर एंड ऑल लुक है, ओवर एंड ऑल जो पर्सपेक्टिव है महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर के, वो नेगेटिव है। वो इसको कैजुअल लेते हैं। भाजपा के एक बड़े नेता ने अभी कुछ समय पहले ही एक बयान दिया था, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ही कह रहे थे, लेकिन वो वीडियो में रिकॉर्ड भी हो गया था। उसमें कहने की देखो जी, भाजपा में अगर कोई महिलाएं आती है तो अंडरस्टूड है कि वो ये सब, उनके साथ ये सब कुछ होगा, वो सोच समझ के आती हैं। आप ही सोचिए ये कितना बड़ा बयान है, भाजपा का एक बड़े नेता ने बयान दिया है यहाँ पे। तो आप सोच सकते हो कि महिलाओं के प्रति जब उत्पीड़न होता है तो फिर उनका किस तरीके से है। भाजपा कि वो जो पुरानी मनुवादी जो व्यवस्था है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये महिलाओं को उसी तरीके के इनका मानसिकता है, उसी तरीके का नज़रिया है। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोग हैं, ये बेसिकली महिलाओं का उत्पीड़न करने के लिए जाने जाते हैं, और ख़ास करके महिलाओं को अपनी बपोती समझते हैं। इसका आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि पिछले जब से भाजपा का काल है तब से कितने ज़्यादा महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न और अपराध बढ़े हैं।
तमाम सरकारी विभागों में, भाजपा सरकार में शामिल लोगों में, भाजपा के संगठन के लोगों में यौन उत्पीड़न के तमाम इस तरीके के किस्से हैं। और जब भाजपा के ही नेता इस तरीके के किस्सों में शामिल होते हैं तो तब जहाँ भी अपराध हो रहा होता है वो लोग फिर एक कैजुअल दृष्टिकोण जो है अपना लेते हैं, या फिर कोई ना कोई भाजपा का नेता उनके बचाव में आ जाता है। अब इसी तरीके यही कारण है कि भाई जो अंकिता का जो हत्याकांड है, जो मामला है, अंकिता के पिता और उनका परिवार तो भाजपा ही था, और भाजपा से जुड़े ही राज्य मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री ने जो है और उसके बेटे ने जो है उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया। तो आप समझ सकते हो ये भाजपा की मानसिकता, और भाजपा की ये मानसिकता न सिर्फ महिलाओं के साथ है बल्कि अनुसूचित जाति के तबके के साथ, दलितों के साथ भी भाजपा का यही नज़रिया है। आप एक एक केस उठा के देख लो, चाहे उत्तरकाशी के दलितों की उत्पीड़न का केस उठा के देख लो, चाहे अल्मोड़ा वगैरह के जो जगदीश चंद्र हत्याकांड में देख लो, चाहे थराली की तरफ का वो देख लो, ये जितने दलितों के साथ चाहे कोई अत्याचार हो, चाहे दलितों के साथ कोई यौन उत्पीड़न हो, उसके प्रति भाजपा का हमेशा नज़रिया नेगेटिव रहा है। आप लगा लो भोजन माता वाले प्रकरण में, खुद जो भाजपा सरकार थी पिछली वाली उसमें ही टेन्योर में, भोजन माता के साथ जब दुर्व्यवहार हुआ तो बजाय जिन लोगों ने उनके साथ भेदभाव किया और दुर्व्यवहार किया उन पर कार्रवाई करने के बजाय भोजन माता को स्कूल से हटा दिया गया। तो महिलाओं के प्रति और दलितों के प्रति, और अगर कोई महिला दलित भी है तो फिर तो मतलब बोलना ही बेकार है, भाजपा के राज में कोई सुनवाई नहीं होती। जिस प्रकार से बात करें अंकिता हत्याकांड की, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, लगातार जिस प्रकार से सुर्खियों में बने रही कि उस वीआईपी का नाम उजागर करे, वो वीआईपी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। अंकिता के परिवार वाले जो हैं अभी तक दर दर भटक रहे हैं। इस पूरे मामले की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? इस पूरे मामले में आप ये लगा लीजिए कि चुन चुन करके सबूतों को नष्ट किया गया है, जो आरोपित हैं, जो हत्यारे हैं, उनको बचाया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हत्यारे का पिता विनोद आर्य पहले दिन थाने में गया अपने बेटे को लेकर के, और उससे पहले उसने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि हाँ जी गुमशुदगी है। उसका बेटा सारे मीडिया में कह रहा था जी कि हमें पता नहीं है, हमें क्या मालूम है। तो पुलिस को बरगलाने में, पुलिस को गुमराह करने में, सबूतों को नष्ट करने में, साक्ष्यों को मिटाने में विनोद आर्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा विनोद आर्य को बचाया गया। दूसरी बड़ी बात है कि रिजॉर्ट का टूटना, अंकिता के कमरे में आग लगना, उसके बाद कुछ दिन बाद पुलकित आर्य की पत्नी का वहाँ पे रिजॉर्ट में पहुँचना, और उसके 1 दिन बाद उस पर फिर एक बड़ी आग लगना उस फैक्ट्री में। ये सब चीज़ें हैं कि आप जो सीन ऑफ क्राइम है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, साक्ष्यों को मिटाना चाहते हैं। तो कायदे से तो जिस दिन पहले दिन ही बुलडोज़र वहाँ पे चला था, उसी दिन 201 आईपीसी एक्ट के अंतर्गत साक्ष्यों को नष्ट करने में, बुलडोज़र चलाने में जो है जिन लोगों ने की थी कार्रवाई, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। दूसरा जो 13 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट है, जब निर्भया कांड हुआ था 2013 में, तब ही ये व्यवस्था हो गई थी कि जब भी इस तरीके के जघन्य अपराध होंगे, महिलाओं से जुड़े अपराध होंगे, तो उसकी 0 FIR की व्यवस्था की गई थी। लेकिन पीड़िता का जो पिता है, अंकिता के पिता, उनको एक थाने से दूसरे थाने में जो है टहलाया जाता रहा। पौड़ी के जो ADM हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, SDM हैं, वो सब लोग इस मामले को मतलब उन्होंने बैराज तक बंद नहीं करा टाइम पे, उसको टाइम पे जो है पटवारी पुलिस से केस को रेगुलर पुलिस में ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर नहीं किए। तो 0 FIR होने के बाद तो कायदे से, और जो थानेदार हैं वो एक थाने से दूसरे थाने में जो ठहलाते रहे हैं पुलिस वाले हैं, उन सब के खिलाफ 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी कि भाई जब तुमने उसका जो है 0 FIR में वो किया है, तो कायदे से जो है उन सारे पुलिस वालों के खिलाफ किसमें 166 IPC में कार्रवाई होनी चाहिए थी कि उन्होंने लापरवाही बरती, पद का दुरुपयोग किया और उनको जो है टहलाया, उनको बरगलाया, उनको भटकाया। इसमें जो है पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उस मामले में भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा एक बड़ा बयान था कि जो ये अंकिता हत्याकांड में जो पुष्प था, जो गवाह था, उसके अभी तक इन्होंने धारा 164 के बयान नहीं कराए। अब अगर कल के दिन वो गवाह हॉस्टाइल हो जाता है, दबाव में आ जाता है, बयान बदल देता है, तो इसके पर किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये नहीं चाहिए था कि या मार दिया जाता है? क्या ये नहीं चाहिए था कि पुष्प ने जब जैसे ही ये बात कही थी उसके तुरंत मजिस्ट्रेट बयान होते, कलमबद्ध बयान होते धारा 164 में। दूसरा जो होटल का जो कर्मचारी था जिसने कहा था कि भाई वो लड़की के कमरे में 1 घंटे तक पुलकित रहा और लड़की बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी, उसका मुंह दबा रहे थे, उसने देखा था और उसका मैनेजर नाच रहा था, वो जब ये सब चीज़ें कह रहा था तो उस जो कर्मचारी था होटल का, वो आज कहाँ है?
ये एक बड़ा सवाल है, आज कहाँ है। तो क्या उसका कलमबद्ध बयान नहीं होना चाहिए था, क्या उसके 164 में बयान दर्ज नहीं होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। इसका मतलब उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है कि उसको प्रभावित किया जा सके, गवाह को पलटाया जा सके। तो ये सब चीज़ें हैं कि इस पे जो है कार्रवाई नहीं हुई जो कि होनी चाहिए। सीन ऑफ क्राइम को इन्होंने नष्ट किया, घटनास्थल को पहले से ही सीन नहीं किया, ये सब चीज़ें, तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में बात करें कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी आ रहा है, क्या स्थिति देखते हैं? क्योंकि देखा जाए तो कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसे में बेटियों की क्या स्थिति रह गई है कि अगर आज वो घर से बाहर निकल रही है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। वह जो है कहीं ना कहीं अपने आप को क्या घर से बाहर निकल के अकेला महसूस कर रही है। देखो, जो अंकिता है, अंकिता को होटल लाइन से डिग्री लेने के बाद भी पलायन करना पड़ा और एक ऐसी असुरक्षित जगह में नौकरी करने के लिए विवश होना पड़ा। ये हमारी सीधे सीधे हमारी सरकारों का फेलियर है, हमारी पॉलिसीज़ का फेलियर है। और राज्य स्थापना दिवस को इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से हमने एक विरोध दिवस के रूप में मनाने का मिशन किया है। और हम लोगों ने ये किया है कि भाई उस दिन हम लोग राज्य बनने के इतने सालों का बीच क्या हुआ है, क्या पॉलिसीज़ हुई हैं, कितना हम लोग पतन हुआ है, सारे क्षेत्रों का, सारे विभागीय क्षेत्रों का, विषयों का, उस पर मनन करेंगे, रैली निकालेंगे और सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर के एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, जहाँ भी जो व्यवस्थाएं होंगी उनके मार्फत महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे और फिर से एक पुनर्विचार करने के लिए उनसे डिमांड करेंगे कि इन सब चीज़ों पर एक कठोर कार्रवाई भी हो और कठोर पॉलिसीज़ भी बने। आखिरी सवाल मैं पूछ लेती हूँ, क्या राज्य जिस प्रकार के लिए बनाया गया था, जिस मुद्दों के लिए बनाया गया था, जो सोच के साथ इस राज्य का गठन किया गया था, क्या आपको लगता है कि राज्य उसी रास्ते पर है, उसी विकास की ओर है? भाई मुझे तो लगता है कि अब उत्तराखंड के लोग दोबारा से कहीं ऐसा ना करने लग जाएं आंदोलन कि भाई हमें तो फिर से यूपी में मिला दो। लोग कहने लगे कि हमें यूपी से मिला दो। दूसरी बात है कि यहाँ पर बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, नोएडा, लखनऊ से लोग आकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप एक ही ऑफिस में देखोगे तो एक ही ऑफिस में जो है मतलब सारे के सारे कर्मचारी सब मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ के लोग काम कर रहे हैं। तो सोचो फिर कैसे काम चलेगा। उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको कोई काम ही नहीं दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य में समय देने के लिए। यह थे हमारे साथ यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत करी। ऐसे ही देखते रहे समय साक्ष्य में प्रीति रावत अपने सहयोगी विजय के साथ।